डीडी मॉर्निंग शो में आज हम फोकस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। यह अधिनियम मानसिक रोगियों को किस तरह के अधिकार देता है, इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराएं। हमारे साथ हैं मोनिका भसीन भारद्वाज। गुड मॉर्निंग। आप एक लीगल काउंसलर हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा। नमस्कार, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आप है प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एम्स। मोनिका जी, आपसे शुरू करेंगे। 1912 में 100 साल पहले लूनेसी एक्ट आया, फिर 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया और अब 2017 में जो नया अधिनियम है, कैसे आप देखते हैं कानून की यात्रा जो मानसिक सेहत से जुड़ी है? देखिए, मेंटल हेल्थ एक्ट जो है हमारा कोडिफाइड कर दिया गया था 1912 में, जैसा कि आपने बताया। बेसिकली 1912 में जो हम जिक्र कर रहे थे, जो इसमें जो मेन चीज़ें बताई गई थी, वो सिर्फ हमने एक स्पेसिफिक कस्टडी में जो पर्सन है जो कि मेंटली इल हैं उनके बारे में डिस्कशन था। देन जो हमारा एक्ट जो अपग्रेड हुआ, देन जो हमारा 1987 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987 क्रिएट किया गया, इसमें हम ट्रीटमेंट्स के बारे में ज़्यादा जिक्र कर रहे थे। और जो अब हमारा 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें हम विद ट्रीटमेंट्स राइट्स की ज़्यादा बात की जा रही है। कस्टडी से ट्रीटमेंट से राइट्स, सो मेनली राइट्स। डॉक्टर, जब ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो क्या कुछ चुनौतियां आती थी ट्रीटमेंट को लेकर? क्या कुछ परेशानियां होती थी जो इस एक्ट को लाना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रावधान इस एक्ट में किया गया है वह ये बताया गया है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्सेस इज़ अ राइट। ये हर वो व्यक्ति जिसको मेंटल इलनेस है उसका हक है कि उसको मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सुविधाएं किस तरह से मिले, कहाँ पर मिलें, किस प्रकार की सुविधाएं मिलें, और वो अगर ना मिलें तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है। तो इस तरह के प्रावधान लाने के लिए ही इस एक्ट में संशोधन किए गए। जी, तो एक बड़ा अधिकार जो ये कानून हम सभी को देता है कि अगर कोई मानसिक रोग से ग्रस्त है तो उस तक मानसिक सेहत से जुड़ी सुविधाएं पहुंचे। और क्या अधिकार हैं? देखिए, हम मूल रूप से जो हमारे बेसिक राइट्स हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ इनह्यूमन बिहेव किया जाता था, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनह्यूमन बिहेवियर शुड बी डन। राइट टू इक्वालिटी, जैसा कि हमारा आर्टिकल 14 कहता है, तो सिमिलरली आर्टिकल 14 में मेंशन है एवरी पर्सन। सो एवरी पर्सन मीन्स एवरी पर्सन इंक्लूडिंग द पर्सन विद द मेंटल इलनेस, राइट। एंड सेकेंडली जो राइट टू एक्सेस द ट्रीटमेंट, बिकॉज जो मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं दैट शुड बी नियर बाय, उनको इसके बारे में जानकारी देना। और मेन रूप से जो हम बात करेंगे, लीगल एड प्रोवाइड करना उन्हें, कि क्या उनके अधिकार हैं और किस तरीके से उन अधिकारों को वो एक्सेस कर सकते हैं, उनके बारे में बात जो नए क्रिमिनल लॉज अब पार्लियामेंट में आए, इसमें हम कह रहे हैं मेंटल इलनेस की बजाय हम पर्सन विद अनसाउंड माइंड कहें। हाँ बिल्कुल, हम उसमें जो टर्म यूज करेंगे दैट इज अनसाउंड माइंड। तो जब हम पर्सन विद अनसाउंड माइंड की जब हम बात करते हैं तो अक्सर होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, जैसा अभी डॉक्टर साहब के साथ हमने डिस्कस किया। तो ऐसे में अगर कोई मतलब ये जो कानून है, ये जो अधिकार है, इनका फ़ायदा उठाना चाहता है, फ़ायदा इन द सेंस कि उनके लिए ही बना है, तो किस तरीके से वो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इलाज के माध्यम से? देखिए, इसी एक्ट में बात की गई है सेक्शन 100 और हमारा 101 एंड 102 के बारे में, जिसमें क्लियरली बताया गया कि मजिस्ट्रेट्स भी इसमें सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं या फिर ऑन कंप्लेंट भी जो है इस पे एक्शन लिया जा सकता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उसमें जो है बिल्कुल इनका अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा पैक्ट तैयार किया गया है, जो कि इंटेंशन रही है हमारी लेजिस्लेचर की। जी, तो डॉक्टर यातन, जैसे आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, ये अधिनियम ये कुछ नहीं कहता कि साइकेट्रिस्ट को क्या करना है या डे टू डे क्या करना है, तो डॉक्टर्स को कैसे मदद करता है ये एक्ट? आप किन बातों का ध्यान रखते हैं जो पेशेंट आपके पास आते हैं? देखिए, एक्ट में प्रावधान ये दिए गए हैं कि हमारी जिम्मेवारी एज अ सोसाइटी, एज अ सरकार क्या है कि हम किस तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। उसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि किस तरह के इलाज को अब उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आप ईसीटी के प्रावधान की बात करें तो बिना अनस्थीसिया के अब ईसीटी अलाउड नहीं है। ईसीटी क्या हुआ? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। वो इलाज का एक तरीका है जिसमें एक मशीन के माध्यम से कुछ मानसिक बीमारियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको देने के कई तरीके थे। जो आज का साइंस कहता है वह कहता है कि बिना अनस्थीसिया के उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और ये एक्ट भी हमें यही बताता है कि बिना अनस्थीसिया उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। फिर ये एक्ट ये भी बताता है कि बच्चों में कुछ तरह के इलाज का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कुछ सर्जरीज होती थी जिन्हें साइको सर्जरी कहा जाता है, उसके बारे में बात की गई है कि वो देनी है नहीं देनी है। फिर यह भी बताया गया है कि जो बेसिक राइट्स हैं जैसे क्लेनलीनेस, प्राइवेसी, सैनिटेशन, इनके जो प्रावधान होने चाहिए वो
सुनिश्चित किए जाने चाहिए किसी भी ऐसी संस्था में, किसी भी ऐसी सेटिंग में जहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर दी जा रही है। तो ये सारे तरीके हैं जो हमें गाइड करते हैं कि किस तरह की सुविधाएं इन्हें हमें देनी है। ओके, अगर हम उन लोगों की बात करें कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं है या जिनको कहीं बेसहारा है, लेकिन वो मेंटली इल हैं, अभी वो अस्वस्थ हैं, तो उनके केस में किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा देखिए, इस एक्ट में बताया गया है कि मेंटल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स क्रिएट की जानी चाहिए, तो वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पे उनको पूर्ण रूप से जो है मदद मिलेगी। तो इस तरीके के सेंटर्स में देखिए, अगर फैमिलीज़ हैं तो उससे बेटर ट्रीटमेंट मैं नहीं मानती हूँ, राइट। बट अगर इस तरीके के सेंटर्स बनाए गए हैं तो उसमें पूर्ण रूप से जो है मदद मिलती है उनको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। जी, तो मान लीजिए कोई केयर गिवर साथ आता है, केयर गिवर का क्या रोल देखते हैं आप? एक्ट केयर गिवर के लिए भी कुछ बोलता है? देखिए, इस एक्ट में एक प्रावधान है जिसे हम नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपना एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, जो परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई और केयर गिवर भी हो सकता है। तो यह जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसको पूरा हक है कि वो अपने मरीज के बारे में जो जानकारी चाहता है, उसके डायग्नोसिस के बारे में, इलाज के संबंध में वो ले सकता है। वो इस मरीज को अस्पताल तक ला सकता है भर्ती कराने के लिए। अच्छा। जब डिस्चार्ज किया जाना है उसके बारे में भी फैसला ले सकता तो है। जो आपने जैसे एनेस्थीसिया की बात की थी ईसीटी से, क्या वो कॉन्सेंट पेशेंट ना देकर, शायद उसकी मानसिक स्थिति ऐसी ना हो, केयर गिवर भी दे सकता है? हाँ, अगर किसी मरीज ने एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया है पहले से और अगर वह उपलब्ध है और किसी स्थिति में अगर मरीज कंसेंट ना दे पाए तो रिप्रेजेंटेटिव वो कंसेंट दे सकते हैं। ओके। जी। जब हम बात करें सुसाइडल केसेस की, ये बहुत जब आप परेशान हैं तो कई बार ऐसा कदम उठा लेते हैं लोग। Exactly. तो ऐसे इस कंटेक्स्ट में क्या होता है, क्या प्रावधान दिया गया? देखिए, ये प्रावधान जो है हमें ये बताता है कि जो हमारा सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी है उसको अपहेल्ड कर दिया जाना चाहिए, जो कि अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में बात करता है। तो बिकॉज इसमें जो है एक तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट दी जाए, रेदर देन कि उनको इस तरीके का एक डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट किया जाए कि उनको 1 ईयर की पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। तो रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट दी जाए इंस्टेड ऑफ दिस 309। तो ये बताया गया है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है डॉक्टर बलहारा, एक्ट में मेंशन है कि सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी और साथ ही एक बोर्ड की भी बात है, तो इनका क्या काम रहेगा? देखिए, यह प्रावधान किया गया है कि जो हमारी सरकार है केंद्र स्तर पर और राज्य के स्तर पर, वो एक मेंटल हेल्थ केयर अथॉरिटी बनाएंगे जिनका कार्य होगा ये सुनिश्चित करना कि उस राज्य में और केंद्र के स्तर पर जो भी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, ऐसा एक पोर्टल हो जहां पर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स की डिटेल हो। इसके अलावा जो रिव्यू बोर्ड है उसका काम होगा कि अगर मरीज को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को कोई शिकायत है या कोई सुविधाएं हैं जो इस एक्ट के अनुरूप नहीं मिल रही हैं, तो वो रिव्यू बोर्ड में जा सकते हैं और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। जब मरीज आपके पास आते हैं तो किस तरीके से उनके कंफर्ट का आप ख्याल रखते हैं? कैसे सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि इलाज बहुत अच्छे से हो जाए और वो ठीक हो जाए? देखिए, पहला जो कदम होता है वह है कि यह सुनिश्चित करना कि उस मरीज को मेंटल इलनेस है या नहीं, क्योंकि यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि मेंटली इल मरीज को ही हम ट्रीटमेंट देंगे। दूसरा, यह एक्ट यह भी सुनिश्चित करता है कि जब हम इलाज की बात करें तो जो मरीज है वो अपनी कंसेंट दे और तभी उसको वो इलाज मिले। अगर मरीज किसी वजह से कंसेंट ना दे पाए या उसकी जान को किसी तरह का खतरा है या औरों को उससे किसी नुकसान की संभावना है, तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव या साइकाइट्रिस्ट भी ये डिसीजन ले सकता है कि वो इलाज दिया जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो इलाज जिस जगह पर दिया जा रहा है वहाँ पर जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, खाने को लेकर, सफाई को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, वो सुनिश्चित की जाए। फिर जो इलाज है वो उस तरीके से दिया जाए जो साइंटिफिक तरीके के अनुरूप हो। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर फिर इलाज दिया जाता है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो निभानी पड़ती हैं इलाज करने से पहले। अगर हम बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस तो हर कोई लेता है आजकल, तो हेल्थ इंश्योरेंस में पहले ये कवरेज नहीं मिलती थी मेंटल ट्रीटमेंट को लेकर, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को लेकर, क्या अभी कुछ है? इसमें कुछ पॉलिसी कंपनीज हैं जो कि इसमें बेसिकली दे रहे हैं, इनको इंक्लूड कर रहे हैं। बट अभी मैं ये नहीं कह सकती कि सभी जो कंपनीज हैं इसको इंक्लूड कर रहे हैं, बट कुछ ने ज़रूर इस चीज़ को अपनाया है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जो ट्रीटमेंट की बात है, कई बार ये होता है कि शायद अगर स्थिति
आगे चलकर ज़्यादा अच्छी ना हो तो पहले से ही एडवांस में एक ट्रीटमेंट प्लान भी हो सकता है? इस एक्ट में एक प्रावधान है जिसे हम एडवांस डायरेक्टिव कहते हैं। अच्छा। एडवांस डायरेक्टिव का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है पहले से ही बता सकता है कि अगर उसे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत हो तो किस तरह की सेवाएं उसे दी जाए। अच्छा। और किस तरह की सेवाएं उसे ना दी जाए। अच्छा। तो यह हक अब हर व्यक्ति को है कि वो पहले से ही ये डायरेक्टिव देकर रख सकता है। ओके। और अगर ये डायरेक्टिव है तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उसको इस डायरेक्टिव के अनुरूप ही उन्हें ट्रीटमेंट देना होगा। जी, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट तो काफ़ी अधिकार देता है, लेकिन अगर हम और कानून की बात करें जैसे इंडियन पीनल कोड और अब तो नए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्रिमिनल लॉज भी आ रहे हैं, तो आईपीसी में सेक्शन 84 जो कहता है कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से कोई गलत काम हो गया, कोई क्राइम हो गया, तो वहाँ और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में कोई विरोधाभास भी है? देखिए, हमारा जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है वो सिंपल यही कहता है कि हमें दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है और सोसाइटल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में तो हमने यहाँ बात कर ली द पर्सन हु आर मेंटली इल। तो सोसाइटी अगर इन दोनों इंटरेस्ट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लैश है, मान लीजिए कोई अनसाउंड पर्सन कोई क्राइम कर रहा है, तो ऑलवेज सोसाइटल इंटरेस्ट विल प्रिवेल। तो इस चीज़ की प्ली कोई ना ले ले अननेसेसरली। इसमें हमारे सेक्शन 84 में 3 तरीके के लीगल टेस्ट के बारे में बात की गई है। मेडिकल टेस्ट भी है, बट उसके अलावा हम जो है यहाँ पे 3 तरीके के लीगल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जो पहला टेस्ट है वो हमारा ये कहता है कि whether that person knows about the nature of the act, whether that person knows that it is morally wrong, and third is whether that person knows it is a legal wrong or not. मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया और देन ए ने बी को स्टैब किया, देन स्टैब करने के बाद वो पुलिस से छुप रहा है, इट मीन्स कि उसे पता है कि उसने कुछ गलत किया है। सो देन द पर्सन इज मेंटली इल और नॉट, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ लॉ। लॉ आपको नहीं बताएगा कि ये पर्सन मेंटली इल है या नहीं, ये हमें फैक्ट बताता है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। डॉक्टर, अगर कोई वायलेशन करता है इस एक्ट के अंतर्गत, किसी भी सुविधा को देने से मना करता है, कहाँ पर कंप्लेंट की जाए और कैसे कंप्लेंट की जाती है? इस एक्ट के अंदर एक प्रावधान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उसमें किस तरह के सदस्य होंगे वो भी सुनिश्चित किए गए हैं, वो भी दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति या उसका नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव अगर उन्हें लगता है कि उनके किसी राइट का वायलेशन हुआ है तो वो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड में कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका वहाँ पर निपटान किया जाता है। और दिल्ली में ये बन चुका है बोर्ड? इस तरह के बोर्ड की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संभावना है कि बहुत जल्दी ही ये बन जाएगा। तो 17 में ये एक्ट आया, 6 साल हो गए, अब हम नववर्ष 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। चलते चलते आप दोनों से अगर न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनानी है अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, सो व्हाट कुड बी दी गुड न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फॉर गुड मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ऑफ अस? मेरा सुझाव तो ये होगा कि हमें मानसिक स्वास्थ्य को एक प्राथमिकता बनाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम संकल्प ले कि नए वर्ष में प्रतिदिन अपने मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएं। जैसे कि अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए कुछ करें, अपने को रिलैक्स करने के लिए कुछ करें, औरों से कम्युनिकेट करें, औरों से एंगेज करें और जब ज़रूरत हो तो ट्रीटमेंट को भी अपनाएं। मेरा मानना ये है कि ऐसे व्यक्ति को जो है हमें बस कुछ नहीं चाहिए, उन्हें लव केयर एंड अटेंशन शुड बी गिवन टू देम। यस, लव केयर अटेंशन बहुत ज़रूरी है। उस सबसे हमारा सबका मानसिक सेहत बहुत अच्छा रहेगा और कानून तो है ही हमारे को अधिकार देने के लिए। आज कार्यक्रम में आके इस अधिनियम पे चर्चा करने के लिए मोनिका जी आपका, डॉक्टर यतन आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।